Hello students, last video में we studied about photoelectric effect. Now in this video we will study about evidence for quantized electronic energy level. ठीक है, ये पढ़ेंगे, फिर हम इसी में स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली पहले क्या है, एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. तो इसमें हम लोगों ने क्लास 10th में पहले से हम लोगों ने पढ़ा है कि बेसिकली जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम. नेचर ऑफ मीडियम है ना. स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है. ये हम लोग जानते हैं, ठीक है. तो अगर वैक्यूम की बात करें, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? इट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है. अब यही व्हाइट लाइट अगर आपने किसी प्रिज्म से पास की तो आपको क्या पूरा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, है ना. दैट इज ये अगर आपकी ऐसे जा रही है क्या, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर हमें मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है, सब सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं एयर में और वैक्यूम में हम वेलोसिटी सेम, स्पीड सेम मान के चलते हैं. एयर में भी लगभग आपकी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है, ठीक है. तो जब प्रिज्म से ये पास हुई तो इन सबका जो है विबग्योर, सबकी स्पीड ऑफ स्पीड क्या होगी? सारे कलर की अलग अलग हो गई, इसीलिए सब में अलग अलग डेविएशन हुआ. अब हमें पता है जैसे वॉलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 7.5 × 10⁻14, रेड की 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है. तो वॉलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ सबसे कम है. तो ये क्या होगी? मोस्ट डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन इसमें होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन इसमें होगा और सबसे कम डेविएशन इसमें होगा. तो ये हमारा जो है ये क्या बन गया है? स्पेक्ट्रम बन गया, ठीक है. कि कौन सा स्पेक्ट्रम? इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर. क्या बोलते हैं इसको हम? विबग्योर. और ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये कैसा होता है? हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. कैसा स्पेक्ट्रम होता है? कॉन्टिन्यूअस. मतलब कि जब आपकी लाइट प्रिज्म से पास होती है तो जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टिन्यूअस बनता है. क्यों बनता है? क्योंकि VIBGYOR विबग्योर. ये जो है विबग्योर, देखिए वायलेट, इंडिगो, क्या वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं. ये नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है पहले वायलेट आ रहा है फिर थोड़ा गैप छोड़ के इंडिगो आ रहा है फिर BGYOR, ऐसे करके नहीं आ रहा है स्पेक्ट्रम. कैसे आ रहा है? VIBGYOR, सब एक दूसरे पे क्या हो रहा है? मर्ज हो रहा है. तो ये स्पेक्ट्रम हमारा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है. कैसा स्पेक्ट्रम होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. इसमें जो सबसे ज्यादा डेविएट करती है वो कौन सी करती है? रेड लाइट. क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा जो डेविएट करती है वो वायलेट लाइट करती है, वायलेट कलर. क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है. वेवलेंथ क्या होती है इसकी? मिनिमम. और रेड लाइट सबसे कम डेविएट करती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम, ठीक है. रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम. वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम. ये केवल विबग्योर में है, ठीक है, विजिबल रेंज. तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम हमारा हो गया. और ये कैसा है स्पेक्ट्रम? हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. कैसा स्पेक्ट्रम है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारा होता है,
ठीक है। अच्छा, तो जब हम इसकी बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बेसिकली होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में भी आपका यही होता है। पहले हम देखेंगे इसमें एक हमारा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और एक हमारा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दो होते हैं, एक होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा हम देखेंगे, उसी से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ लेंगे, ठीक है। तो इसी में एक हमारा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। क्या, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। फिर वो वापस आएगा इसी ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, इसी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो वो वापस जब वो आएगा तो वो क्या, रेडिएशन करेगा, ठीक है। वो जो आपका रेडिएशन होता है, वो जो स्पेक्ट्रम आपका बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। ये समझ लो जैसे कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये एक कोई भी आपका सब्सटेंस है, ठीक है। ये हमारा कोई भी क्या है, सब्सटेंस है। इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की। क्या की, एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये हाई एनर्जी में चला गया। ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। अब ये क्या करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा और वापस कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रा बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। स्पेक्ट्रा जो है वो सिंगुलर है ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। कई सारे जब होते हैं जैसे वी आई बी जी वाई ओ आर, ये पूरा क्या हो गया, कई सारी आपकी रेडिएशंस का हो गया ना, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो वो क्या हो गया, स्पेक्ट्रम। और केवल कोई एक ही फ्रीक्वेंसी की अगर निकल रही है आपकी रे, तो उसे हम स्पेक्ट्रा बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, अगर ये कौन सा बनेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ली, ये कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। क्या, कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर इसने एनर्जी रिलीज की और ये आपका स्पेक्ट्रा बन गया, कौन सा, एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये क्या, कहां पे आ गया, वापस ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। जब भी आप एनर्जी लेगा कोई भी सब्सटेंस, तो वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में जरूर आएगा, ठीक है। वापस वो अपने ग्राउंड स्टेट में जरूर आएगा। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए, एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ सब्सटेंस, क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस है, बाय सब्सटेंस which has absorbed energy, तो अब ये वाला सब्सटेंस था, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब ये जो रेडिएशन बनाएगा, वो रेडिएशन क्या हो जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम, प्लूरल में कई सारे हैं, तो एमिशन स्पेक्ट्रम, वरना क्या बोल सकते हैं इसको, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब अगला आता है इसी तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है, वो बेसिकली किसकी तरह होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। किसकी तरह होता है हमारा, इट्स लाइक फोटोग्राफिक नेगेटिव। देखो बेसिकली अगर पहले जो कैमरे
कैमरे यूज होते थे उसमें ना नेगेटिव यूज होता था पीछे। अब बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा शायद वो रील वाले कैमरे। अब अगर हम देखें अभी के हिसाब से जो एक्सरे हमारा होता है, एक्सरे कैसा सा एक शीट टाइप की होती है, पॉली शीट, ठीक है, डार्क कलर की होती है, ठीक है, डार्क कलर की पॉली शीट होती है। और एक्सरे जब हमारा होता है जो उसकी इमेज होती है, सपोज ये आपकी समझ लो एक्सरे शीट है, एक्सरे शीट। अब कोई बोन का जैसे मान लो एल्बो का हुआ है तो कुछ ऐसे ऐसे करके आएगा उसमें, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो शीट है वो कैसी होती है, डार्क होती है। कैसी होती है, डार्क होती है। पूरी शीट कैसी होती है हमारी, डार्क होती है। बट जितने पार्ट में वो एक्सरे का वो आया है, बॉडी का पार्ट, बोन का पार्ट, वो कैसा होता है, ब्राइट कलर, ब्राइट हो जाता है ना, ब्राइट इन द सेंस या वहां पे शेडी आ जाता है, व्हाइटिश कलर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काम करता है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काम करता है। तो बेसिकली क्या है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम बना, जो हमारा क्या हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम जो था उसमें से जो भी आपकी स्पेक्ट्रम जो भी निकल रहा था उसको हमने कहां पे रख दिया, ये बीच में हमने क्या रख दिया, फोटोग्राफिक नेगेटिव रख दिया जैसे, ठीक है, फोटोग्राफिक नेगेटिव रख दिया, ठीक है। तो ये फोटोग्राफिक नेगेटिव है, ठीक है। तो जहां जहां जो ये एब्जॉर्ब करेगा वहां वहां क्या हो जाएगी, जैसे कि ये पूरी डार्क है, ये पूरा क्या है, डार्क है, और ये लाइंस आ गई, ये लाइंस आ गई, ब्राइट लाइंस आ गई। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जैसे कि एक्सरे में खाली इतना पार्ट हमारा क्या किया, जैसे ये बोन है ऐसे करके, हाँ, इस वाले पार्ट का जब एक्सरे लेंगे तो केवल ये और ये यहाँ से जो रेडिएशन होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी सारी रेडिएशन छूट जाएंगी। तो बाकी सारी जगह डार्क रह गया और बीच में ये ब्राइट लाइन आ गई। तो बेसिकली अगर हमसे बोला जाए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह है। किसका, एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव, ठीक है। तो जब आप फोटोग्राफिक नेगेटिव से रेडिएशन पास करेंगे, क्या पास करेंगे, रेडिएशन पास करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, कुछ वेवलेंथ, कुछ वेव्स को वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जिनको एब्जॉर्ब करेगा वहां पे ऐसे ऐसे लाइंस आ जाएंगी, बीच में डार्क गैप है, ये डार्क गैप, डार्क गैप, डार्क गैप, डार्क गैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लाइंस हमारी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, बस वही जो एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है। देखो ये क्या किया, ये आपका एक ऑब्जेक्ट सब्सटेंस है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइट हो गया, फिर रिलीज की और ग्राउंड स्टेट में आ गया। अभी जो रिलीज एनर्जी है, ये रेडिएशन हो रही है, ये हमने क्या ले ली, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ले ली, फोटोग्राफिक प्लेट पे ले ली। अब जहां जहां इसने एब्जॉर्ब किया जो वहां वहां ऐसे डार्क लाइंस आ गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो स्टडी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं इस स्टडी को, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ क्या, these spectrum, that is absorption spectrum, emission spectrum या फिर absorption spectrum, emission spectrum। ये क्या है हमारा, इस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब इसी में हमारा क्या आता है, जैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब बहुत सारे एटम्स हैं तो पूरा स्पेक्ट्रम बनता है, क्योंकि एक सब्सटेंस में कई सारे एटम एक्साइट होंगे तो वो रिलीज करेंगे। लेकिन अगर हम एक एटम लेके चले, केवल एक एटम, ठीक है, तो फॉर वन एटम, जब हम केवल एक एटम लेके जब हम लोग केवल एक एटम लेके चल रहे थे, तो एक एटम अगर आपको चाहिए, वन एटम, तो एक एटम आपको हमेशा कौन सी स्टेट में मिलेगा, गैसियस स्टेट में मिलेगा। सिंगल एटम कभी भी सॉलिड या लिक्विड में नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें पता है, एक बार फिर से आई एम रिकॉलिंग, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता नहीं है, ये एटम्स हैं, ठीक है, जो गोल गोल हैं, ये क्या है? सपोज एटम्स हैं, और एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें आप एक एटम को आइसोलेट मतलब अलग नहीं कर सकते सॉलिड में, ठीक है। और अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें भी आपकी स्पेस होती है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इससे वीक भी होता है, लेकिन इतना वीक नहीं होता है कि आप सिंगल एटम को कर सकें। केवल ये चीज किसमें पॉसिबल है? गैसियस स्टेट में पॉसिबल है कि आप किसी भी सब्सटेंस में आप उसके एटम को निकाल सके। जैसे अगर आपको सोडियम का एटम चाहिए तो पहले आपको सोडियम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। जैसे कि मान लो सोडियम है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, अब आपको वन एटम ऑफ सोडियम सॉलिड नॉट पॉसिबल, ठीक है, आपको गैसियस स्टेट में ही आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड में आप एक सोडियम का एटम अलग नहीं कर सकते। एक सोडियम का एटम अगर आपको चाहिए तो पहले आपको उसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसमें से एक एटम निकाल सकते हैं, क्योंकि गैसियस में ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा अगर है, लाइन स्पेक्ट्रा कब बनेगा? जब एक एटम को एक्साइट करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। कौन सी स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। तो जब गैसियस स्टेट में जो हमारा स्पेक्ट्रा बन रहा था वो कैसा बन रहा था? डिस्क्रीट बन रहा था, मतलब कि ओवरलैपिंग अब नहीं हो रही थी, ठीक है, ओवरलैपिंग अब नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, जो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग बन रहा था, ठीक है। तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। तो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रा जो है इट इज used to identify the एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में ये हमारा लाइन स्पेक्ट्रा यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी एनी टू ह्यूमन कैन नॉट हैव सेम फिंगरप्रिंट्स। जैसे कि हमने सुना है फेस सेम हो सकता है, बट कोई भी दो ह्यूमन के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिंगरप्रिंट्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज होता है? उसका लाइन स्पेक्ट्रा यूज होता है, ठीक है, या फिर लाइन स्पेक्ट्रा उसका यूज होता है, या फिर इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एटम का है तो, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इसका यूज करके एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट बंसन, ठीक है, रॉबर्ट बंसन, उन्होंने रिबीडियम, सीरियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, ठीक है, स्कैंडियम उन्होंने ढूंढा था, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा। तो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रा क्या है? ह्यूमन, जैसे ह्यूमन में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ऐसे इसमें क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो हमारा क्या था? जैसे कि इंडियम था, ठीक है, थैलियम, इंडियम था, थैलियम था, स्कैंडियम था, ठीक है, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स किसने ढूंढे थे? रॉबर्ट बर्नसन ने आइडेंटिफाई किए थे। रॉबर्ट बर्नसन ने क्या किए थे? आइडेंटिफाई किए थे। किसका यूज करके? लाइन स्पेक्ट्रम का यूज करके, लाइन स्पेक्ट्रम का यूज करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है। क्वांटाइज्ड क्यों था? क्योंकि क्वांटाइज इसीलिए बोला गया था, क्यों? क्योंकि वो जो
कर रहा था एमिशन, जैसे कि ये इस एनर्जी से इस एनर्जी पे जाएगा, बीच में जो एनर्जी है उस रीजन में नहीं रहेगा। वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वाला एक स्टेप चढ़ेगा या 2 स्टेप चढ़ेगा, आधा स्टेप वो नहीं चढ़ सकता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आया इसके बेसिस पे आपका एक वो है हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस के हिसाब से, ठीक है, उस पे उन्होंने क्या किया, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी वो बेसिकली कैसी आई थी, ये इक्वेशन रही थी न्यू बार। आपको पता है न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। देखो न्यू हमारा क्या होता था, फ्रीक्वेंसी होता था। न्यू हमारा क्या होता था, फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर। ठीक है, तो न्यू बार क्या होता है, 1 अपॉन में लैम्डा, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन में वेव लेंथ। और वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 मीटर या फिर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसकी यूनिट क्या होती है, या तो मीटर इनवर्स ले लो या फिर सेंटीमीटर इनवर्स ले लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677। वेव नंबर इज इक्वल टू 109677। ठीक है, तो वेव नंबर 109677 ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है 109677 मीटर इनवर्स। ठीक है, 109677 मीटर इनवर्स। अच्छा, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये अलग अलग आएगी, मतलब कि 109677 वेव नंबर के लिए है। अभी जब हम आगे एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी कैसे चेंज होगी, तो वहां पे वो वैल्यू एनर्जी की फॉर्म में आएगी, तो ये वो वैल्यू ये नहीं रहेगी। ये यहाँ पे देखिए यूनिट मीटर इनवर्स है, वहां पे यूनिट जूल के फॉर्म में होगी, तो वो अलग आएगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वैसे व्हेन आई विल टेक दैट टॉपिक तब मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली ये जो था, अब एन इनिशियल जैसे कि ये आई एम टेलिंग यू, ये 1 2 3 4 5 कौन से एनर्जी लेवल पे जा रहा है आपका एटम। ठीक है, तो उसके हिसाब से एन इनिशियल और ये एन फाइनल था। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करेंगे तो ये तो समझ में आ गया ना, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। तो अब सपोज आपका एटम कोई है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, उसका ग्राउंड लेवल कितना है, 1। ग्राउंड लेवल कितना है, 1 है, मतलब कि इनिशियल एन क्या हो गया, 1। तो 1 से कहां जाएगा, 1 से 2 जाएगा, या 1 से 3 जाएगा, या 1 से 4 जाएगा, या 1 से 5 जाएगा। तो अगर एन इनिशियल 1 है तो एन फाइनल कहां से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे एक जनरल बात अगर लिखें, एन इनिशियल अगर एन से स्टार्ट हो रहा है तो एन फाइनल कहां से स्टार्ट होगा, n प्लस 1 से, क्योंकि 1 से एक्साइट होके या तो 2 में जाएगा, या तो 3 में जाएगा, या तो 4 में जाएगा। ठीक है, तो 1 से एक्साइट होके पीछे तो आएगा नहीं, आगे ही जाएगा। तो 1 से एक्साइट हो गए, तो अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग लिखे चल रहे। अगर वेव नंबर इज इक्वल टू क्या था, 109677 1 अपॉन में
1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। मतलब कि अगर 1 से एक्साइट होके कहीं भी जा रहा है तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बना था वो किसने डिस्कवर किया था? लेमैन ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? लेमैन ने डिस्कवर किया था। LYMAN। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बना था वो कैसा बना था? अल्ट्रा वायलेट। क्या? यूवी स्पेक्ट्रम बना। देखिए, अगर आपको वेव नंबर पता है तो हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। क्यों? वेव नंबर क्या है? 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? 1 बाय वेव नंबर। अब वेव नंबर पता चल गया तो वेवलेंथ पता चल गई, तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा इसमें जो रेडिएशन हो रहा है वो कौन सी रेंज में हो रहा है। जो स्पेक्ट्रम बन रहा था वो कैसा बन रहा था? अल्ट्रा वायलेट। कौन से साइंटिस्ट ने? लेमैन ने डिस्कवर किया था। फिर अब अगर n इनिशियल 2 है तो n फाइनल क्या होगा? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, n फाइनल क्या होगा? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वेव नंबर होगा 1096771 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये किसने किया था? बाल्मर सीरीज। इसको जो सीरीज बनी थी क्या बनी थी हमारी? बाल्मर सीरीज बनी थी। और ये विजिबल, ये किसमें आया था? विजिबल में आया था। ठीक है, तो केवल हमें पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का में थोड़ा सा पार्ट विजिबल है, हमें पता है, तो वो हमें यहाँ पे मिला था जब हमने 2 से स्टार्ट किया था। n इनिशियल कहाँ से लिया था? 2 से। 2 से 3 में ले गए, 2 से 4th स्टेट में ले गए, 2 से 5th में ले गए, तो जो ये आपका आया वेव नंबर और वहां से हमने वही वेवलेंथ निकाली, वेवलेंथ निकाली तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो ये हमारी बाल्मर जो हमारे साइंटिस्ट थे इन्होंने ही विजिबल रीजन यहाँ पे पता किया था। जो विजिबल सीरीज दी थी वो किसने दी थी? बाल्मर ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या था? बाल्मर। ठीक है, तो अगर आपका इनिशियल n 1 है तो कौन सी सीरीज बनेगी? लेमैन सीरीज। रेडिएशन कैसा होगा? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अगर आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो आपकी सीरीज बनेगी वो बाल्मर सीरीज है और रेडिएशन कैसा होगा? विजिबल। कैसा होगा? विजिबल। ऐसे ही अगर n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी पास्चन सीरीज बनेगी PASCHEN। ठीक है, और अगर आप n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करेंगे तो कौन सी? ब्रैकेट सीरीज बनेगी। ठीक है, और अगर आप n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट करेंगे तो पुफन सीरीज बनेगी PFUND। ठीक है, तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने जो इनके 3, 4 और 5 से जो रेडिएशन हुआ था वो कैसा हुआ था? इंफ्रारेड। कैसा हुआ था? इंफ्रारेड रेडिएशन हुआ था। कैसा रेडिएशन हुआ था? इंफ्रारेड रेडिएशन हुआ था। ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेमैन यूवी रेडिएशन, n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाल्मर दैट इज विजिबल रेंज मिलेगा, n इज इक्वल टू 3 से पास्चन, 4 से ब्रैकेट और 5 से पिफन। ठीक है, और इन तीनों में जो रेडिएशन होंगे वो कैसे होंगे? इंफ्रारेड। तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, कैसे? जैसे कि ये हमारा होता है ना, ऐसे करके एक टेबल सी बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका? n इनिशियल हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, और n फाइनल तो यहाँ पता ही आपको 1 है तो n फाइनल 2 से स्टार्ट होगा, 2 में 3 से स्टार्ट होगा, 3 में 4 से, 4 में 5 से, 5 में 6 से। ठीक है, ओके। अब फिर आपका आता है यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम, ये क्या हो गई आपकी? जैसे कि लेमैन सीरीज हो गई। हाँ, लेमैन, ये बाल्मर। ठीक है, फिर 3 से आपका पास्चन, ब्रैकेट। ठीक है, फिर पिफन, और ये जो आपका यहाँ पे ये कैसा है आपका? यूवी, विजिबल, और ये तीनों क्या है? इंफ्रारेड।
रेड, ठीक है। तो ये हमारा, और ये जो न्यू आ रही है हमारे क्या है, वेव नंबर, क्या है, वेव नंबर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखते हैं, जैसे हम बार्नर सीरीज लेके चलते हैं, क्योंकि विजिबल रेंज वही है, बार्नर सीरीज लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो वेव नंबर इज इक्वल टू 109677, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 से स्टार्ट होगा 4, अच्छा तो n इनिशियल 2 है तो n फाइनल हम कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो -1 अपॉन में 9, ठीक है। तो वेव नंबर, क्योंकि फाइनल अगर आप 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा 109677, एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 9 4, 9 4, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा 109677 इंटू 9 4 या कितना बचा 5 अपॉन में 36, ठीक है। ये हमारा क्या आया, वेव नंबर आया। या फिर हम क्या बोले, अगर हमसे बोले जाए वेवलेंथ क्या हुई, तो वेवलेंथ क्या हुई 1 अपॉन में 109677 इंटू 36/5, क्यों, क्योंकि वेव नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारी क्या होगी वेव नंबर। इसी में एक सिचुएशन और लेते हैं बार्नर सीरीज में ही, कि हम ले तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ना, इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो एक इसमें और कॉन्सेप्ट, एक चीज और लेते हैं, क्या अब n इनिशियल तो फिर से 2 ही है, क्योंकि बार्नर सीरीज है, n फाइनल मान लो हमारा क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 1 अपॉन में 4 माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, ठीक है, तो 1 अपॉन में इनफाइनाइट, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, ठीक है। तो वेव नंबर क्या हो गया 109677 इंटू 1/4, 1/4, तो अब आपका वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन में 109677 इंटू 4, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपकी जो वेवलेंथ आती है कितनी आती है 1 अपॉन में 109677, 5 7 35, ठीक है, कितना बचा 5 2 10, ओके 7.2, और यहाँ पे 1/109677 इंटू 4, तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ क्या आ रही है मिनिमम, जब इनफाइनाइट तक ले गए तो वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय 4, और जब आप केवल 2 से केवल 3 तक ले गए, 2 से केवल 3 तक ले गए, तो 1 अपॉन में 109677 में क्या मल्टीप्लाई हुआ 7.2 मल्टीप्लाई हुआ। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है बार्नर सीरीज में आई एम राइटिंग हियर, जैसे कि क्वेश्चन आएगा बार्नर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए क्या ट्रांजिशन होगा, तो मान n इनिशियल तो 2 ही होगा, तो 2 से जस्ट क्या 2 से 3 वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और मिनिमम के लिए क्या होगा 2 से इंफिनिटी। कोई भी सीरीज हो, ये हमेशा याद रखना, कोई भी सीरीज हो अगर लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो अगर इनिशियल n है तो फाइनल n प्लस 1 ही लेना, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए अगर ये 3 है तो 3 से 4 ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन मतलब कहां से कहां जा रहा है, 3 से 4, 4 से 5, 2 से 3, 1 से 2, ठीक। और मैक्सिमम के लिए ये हो गया, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए n से लेके कहां तक जाएगा, हमेशा इंफिनिटी तक, n की कोई भी वैल्यू हो, तो ये जितना छोटा होगा n इज इक्वल टू, जैसे 2 से आप इंफिनिटी जा रहे हैं तो क्या होगी वेवलेंथ मिनिमम, और 2 से 3 जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे बार्नर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन क्या होगा,
तो पहली चीज बाल्मर सीरीज, मतलब कि आपको इनिशियल एंड क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। और फाइनल क्या लोगे, मैक्सिमम वेवलेंथ है तो 3 और अगर मिनिमम वेवलेंथ है तो इंफिनिटी, ठीक है। कई बार ना इनिशियल वो नहीं लेंगे, जैसे उसने बोला पीफर्ड सीरीज, ऐसे देख लो आप, देखो अगर वो लेमैन सीरीज बोलता है तो हमेशा एन इनिशियल क्या लोगे, 1 लोगे। अगर वो बाल्मर सीरीज बोलता है तो हमेशा एन इनिशियल क्या लोगे, 2 लोगे, ठीक है। और अगर क्या नाम है वो पास्टन सीरीज बोलता है तो हमेशा 3 लोगे। अगर ब्रैकेट सीरीज बोलता है तो हमेशा एन इनिशियल 4 लोगे। अगर पीफर्ड सीरीज बोलता है तो हमेशा एन इनिशियल क्या लोगे, 5 लोगे, ठीक है। तो लेमैन के केस में मैक्सिमम वेवलेंथ 1 से 2, बाल्मर में 2 से 3, पास्टन में 3 से 4, ब्रैकेट में 4 से 5, पीफर्ड में 5 से 6। और मिनिमम के लिए इंफिनिटी, इंफिनिटी सब में कहां से, यहां से इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रल्स के बारे में हो गया, ठीक है। ऑफ ये बेसिकली किसके बारे में, ये जो लाइन स्पेक्ट्रल है ना, ये हाइड्रोजन के लिए है, ऑफ हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है। क्योंकि जो भी बोर ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी कुछ लेके चले थे बोर मॉडल, वो टोटली हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड था। तो कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे बोर मॉडल, ठीक है। कल से हम देखेंगे बोर ने क्या पोस्टुलेट किए थे और उसका मॉडल उसने कैसे प्रपोज किया था, बोर मॉडल, ठीक है।